अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक वैम्पायर है तो तुम क्या करोगे? क्योंकि आज की हमारी कहानी काफ़ी यूनिक और हॉरर के साथ काफ़ी ज़्यादा मेंटली हिट करती है। एंड स्टोरी शुरू करने से पहले ही बता दूँ कि तुम ये स्टोरी एक लड़की के पीओवी से सुनने वाले हो, तो ये मत कहना कि मैं लड़के के वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब अपने हेडफोन्स लगा लो और फ़ोन को साइड रख के स्टोरी को सुनकर फील करो, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। वो बस एक लड़का था, एक मामूली लड़का। क्योंकि अगर तुम सड़क पर चल रहे होते तो तुम शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते। और बात रही मेरी, तो जब मैंने उसे देखा था तो पहली नज़र में मुझे लगा कि ये तो एक फरिश्ता है, एक परफेक्ट गिफ्ट जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि वो किसी भी कमरे में जाते ही वहाँ की एनर्जी को शिफ्ट कर देता था। लोग उसके आसपास खुश और सुरक्षित महसूस करते थे। और उसकी वो नीली आंखें जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाता था। हर एक इंसान की अटेंशन वो इतनी आसानी से ले लेता था जिसका कोई जवाब नहीं। सब उसकी तारीफ़ करते थे। इसलिए उसे मारने के बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं उसकी हकदार थी। मैं सचमुच अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि हमेशा से उसके जैसे लोग मेरी वीकनेस रहे हैं। इतनी सारी सेल्फलेस एनर्जी जो दुनिया कभी अप्रिशिएट ही नहीं करती। और जब कोई इंसान बार बार इग्नोर होता रहे तो वो धीरे धीरे डेस्परेट हो जाता है। बस चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, कोई उसका हाथ थाम ले, सिर्फ एक पल के लिए ही सही उसे सुकून मिले। और जब तुम उसे काटते हो तो वो खून जैसे खुद ही तुम्हारे गले से नीचे बहने लगता है। फिर वही खून धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की हर नसों में फैल जाता है और इतना गहरा कंफर्ट और वार्म देता है जो कई दिनों तक रहता है, जब तक तुम उससे सारी अच्छाई और प्यार को हजम नहीं कर लेते, जिसे बाकी दुनिया ने कभी वैल्यू ही नहीं किया। तो उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और कभी होता भी नहीं। एंड उसे ग्रेटफुल होना चाहिए था। सच में मैंने उसे उन सबसे कहीं ज़्यादा टाइम दिया जितना मैं पहले किसी को देती आई हूँ। वो मुझे एंटरटेन करता रहा, फ़नी था, क्यूट था, और पता ही नहीं चला कि कब वक्त हाथ से फिसल गया। क्योंकि जब तुम सेंचुरीज तक जी चुके हो तो 1 या 2 साल का क्या मायने रखते हैं। वो बस साथ रहने में अच्छा लगता था। उसके अंदर एक लाजवाब सी गर्मी थी, इतनी गहरी, इतनी जिंदा कि सिर्फ पास खड़े रहने से ही मुझे उसकी धड़कन महसूस होती थी। जैसे वो वार्मथ उसकी बॉडी से निकलकर हवा में पल्स कर रही हो। और जब उसका मुलायम वेलवेट जैसा हाथ मुझे टच करता तो मेरी पूरी बॉडी एक इलेक्ट्रिसिटी से रिस्पॉन्ड करती, एक नशा जिससे खुद को रोकना नामुमकिन है। एंड अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि मैंने बस इसी को काफ़ी क्यों नहीं मान लिया। अगर मैं उसके साथ ऐसे ही जी सकती थी, अगर ये ज़िंदगी मेरे लिए इनफ थी, तो फिर मुझे और लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं भूखी भी नहीं थी, मैं खुश थी, और शायद वो भी खुश था। तो ये सब इस तरह से ख़त्म होना ज़रूरी नहीं था। सच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी और हम वहीं रेस्टोरेंट गए थे जहां वो मुझे पहले डेट पर लेकर आया था। जब मैं उसकी आंखों में डूबता हुआ सनसेट देख रही थी तो मेरी रूह इतनी भर गई कि लगा जैसे मैं ओवरफ्लो कर जाऊंगी। और उसी पल मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई और भी उन खूबसूरत आंखों को देख सके, या उसकी प्रेजेंस की वार्मथ किसी और के लिए वेस्ट हो जाए। सिर्फ उसकी हंसी पूरी महफिल को ज़िंदा कर सकती थी। लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। और अचानक मुझे सिर्फ इस बात से घिन आने लगी कि कोई और भी वही एहसास महसूस करे जो सिर्फ मेरे लिए है। क्योंकि ये फीलिंग सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी। क्योंकि उनमें से कोई भी उसके एसेंस को कभी उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकता जैसे मैं करती हूँ। कभी नहीं। जैसे किसी पल इंस्टिंक्ट ने कंट्रोल ले लिया हो और मेरे अंदर से एक और जानवर शिकार के लिए बाहर आ गया। मैंने देखा कैसे बारटेंडर ने अपने बाल कान के पीछे ढक किए, और जब उसने ड्रिंक्स ऑर्डर की तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बस वही काफ़ी था। ब्रेक के टाइम जब मैंने उसे बैक डोर के पास पकड़ा तो वो रोती गिड़गिड़ाती रही, सब करते हुए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती रही
कि आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। गाइस बेटर टिप्स देते हैं अगर फ्लर्ट करूँ तो, पर वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकी। मैं अभी तक महसूस कर सकती थी कैसे उसकी मेमोरी में उसकी वार्मथ का असर बचा हुआ था। वो टच, वो प्रेजेंस, किसी और के दिमाग में रहना उसकी गलती थी। मैं इतना ज़्यादा उसी पर फोकस कर चुकी थी कि शायद मैं भूल ही गई थी कि अच्छा खून कैसा टेस्ट करता है। या फिर शायद मैंने खुद को रोक ही नहीं पाई जब मैंने उसकी मेंथोल फ्लेवर्ड गर्दन पर टूट कर वार किया, जैसे किसी भूखे की तरह लपक कर सब कुछ निकल रही हूँ। हो सकता है मैं इतनी डेस्परेट थी कि उस पर रह गया उसकी वार्म का एक छोटा सा पतैसिक सा क्रम बस एक बार टेस्ट कर लूँ, पर नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ना सुकून, ना वार्मथ और ना वो एहसास। सिर्फ एक गहरी खालियत छोड़ गई मेरे अंदर, जो पहले से भी ज़्यादा तेज़ और ठंडी लग रही थी। जो गोल्डन एनर्जी थोड़ी देर पहले तक मेरे अंदर ओवरफ्लो कर रही थी, वो सब गायब हो चुकी थी। मैं खून से लथपथ थी। एक महंगी रेस्टोरेंट के पीछे वाली एली में अकेली खड़ी थी और मेरे हाथों में उस बार टेंडर की बॉडी थी जो अब बार टेंडर लग भी नहीं रही थी। उसकी गर्दन जब टूटी तो मुझे वो पॉप तक महसूस नहीं हुआ था। और इतनी रफ मैं अपने खाने के साथ बचपन के बाद कभी नहीं हुई थी। कितनी एम्बैरेसिंग बात है। मैंने मैन होल को कवर उठाया और उसे स्टॉर्म ड्रेन में फेंक दिया। नीचे गिरते हुए एक गीली सी ठंड की आवाज़ आई। बस अब ये किसी और की प्रॉब्लम थी और मैं उसे इस हाल में अपने आप को देखने नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने बस एक मैसेज भेज दिया कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूँ। फिर मैं कैब लेकर घर निकल गई। ड्राइवर ने कैजुअली पूछा, कॉस्ट्यूम पार्टी अच्छी रही है ना? मैंने बस चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। अच्छा है कि हर कोई खून की स्मेल नहीं पहचान सकता, क्योंकि मेरी लास्ट किल अभी तक मुझे अजीब महसूस करवा रही थी और ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं बस घर पहुंचना चाहती थी, कंफर्टेबल फील करने के लिए। मैंने अपनी चिपचिपी ड्रेस उतारी और सीधा फायर प्लेस में फेंक दी। फिर मैं शावर के अंदर चली गई और मैं बस खड़ी देखती रही, जैसे हिप्नोटाइज हो गई हूँ। जब बार टेंडर का चमकता हुआ लाल खून घूमता हुआ सावर ड्रेन में उतर रहा था, उस पल मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मेरा कोई हिस्सा मुझे छोड़ गया हो। मैं पानी का टेम्परेचर और गर्म कर दिया, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। अजीब बात यह थी कि मैं अपने ही घर में थी, अपने गर्म शावर के नीचे। फिर भी मुझे होम सिक लग रहा था, जैसे मैं कहीं और की हूँ, जैसे मैं अभी भी घर नहीं पहुँची हूँ। कब से फीड करना इतना गंदा लगने लगा। डर के मारे मैंने खुद को फोर्स किया और बार टेंडर को उल्टी कर बाहर निकाल दिया, इस सोच से कि कहीं उसे ब्लड कैंसर या कुछ और ना हो। सच बोलूँ तो मुझे खुद भी नहीं लगता कि वो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, पर फिर भी मुझे कुछ तो ट्राई करना था। वो मुझे इतना खाली क्यों छोड़ गई? वो इस सारी अंगुइस के लायक भी नहीं थी। सब कुछ ड्रेन में बहा देने के बाद भी, सब कुछ साफ कर देने के बाद भी मेरे अंदर वो खालीपन रह गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। मैं बेड पर रेंग कर चढ़ गई, ब्लैंकेट को सर के ऊपर खींच लिया और बस रो पड़ी। मुझे पता ही नहीं था कि ये सच में हो रहा था। ये मैं बस वही कॉपी कर रही थी जो मैंने इंसानों को करते देखा था। लेकिन एक बार शुरू हुआ तो रुक ही नहीं पाया, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। मैं तड़प रही थी, रो रही थी, खुद को एक गेंद की तरह समेट कर फूट कर रो रही थी, इतनी देर तक कि लगा जैसे पूरा एक सेंचुरी बीत गया हो। और तब आखिरकार मैंने फ्रंट डोर का लॉक खुलते हुए सुना और उसी पल वो वार्मथ मेरे घर के अंदर दोबारा बहने लगी, जैसे सांस वापस आ रही हो, जैसे मैं फिर से महसूस कर पा रही हूँ। उसके हाथ सर्दी की हवा से ठंडे थे, लेकिन उसका नरम सा स्पर्श तूफान के बीच लाइफ बोट जैसा लग रहा था। मैंने उसे अपनी तरफ खींच कर ले आई। मैं अभी भी आंसू और सांवर से घिरी थी और उसे अपनी बाहों में इतना ज़ोर से लपेट लिया जितना शायद उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। वो ऊपर मेरी तरफ देखता है उन एम्पैथिक आंखों के साथ और धीमी सी आवाज़ में जैसे स्पीक करता है,
जैसे स्वीक करके पूछता है, क्या कुछ हुआ है क्या? और उसी पल जब मैं उसे और कस के पकड़ती हूँ, उसके छोटे से लंग्स से हवा निकलने लगती है, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल नज़र न आने वाली सी हद तक। मैंने थोड़ा अपनी पकड़ धीमी की और उसका सर ऊपर किया और कहा, नहीं। मैंने मीठी सी आवाज़ में कहा, उसे प्यार से सहलाते हुए। बस तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। फिर जब मैं वहाँ से चली गई ना, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हें वहाँ छोड़कर जाने का मुझे बुरा लगा। मुझे अफसोस है तुम्हें इतना बुरा फील हुआ। वो धीरे से बोला, हमें दोनों को आज का इंतज़ार था। उसने प्यार से मेरे कॉलर बोन पर एक हल्की सी किस की। मैंने उसके फोरहेड पर होंठ रख दिए और उसके बालों की खुशबू महसूस की। क्यों ना नेक्स्ट वीकेंड के लिए फिर से रिजर्वेशन कर लें, जब तुम थोड़ी बेटर फील करो। मैंने बस सर हिला दिया। मेरे होंठ अभी भी उसके सर से चिपके हुए थे और एक गहरी सी सांस छोड़ी, जैसे मेरे जिस्म में जमा सारा टेंशन उसी पल पिघल कर ख़त्म हो गया हो। कुछ स्मेल आ रही है क्या? उसने मुझसे पूछा। मेरी आंखें खुल गई। मुझे डर लगने लगा। वो ठंडा बीमार सा फीलिंग, जैसे गीले पेनिस और मेंथोल। मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। बस इतना याद है कि मैं अपने बेड में अकेली और होमसिक महसूस कर रही थी। मैं डेस्परेटली एक बेजान जिस्म के आँख के पल्लू को खुला रख रही थी, बस एक और नज़र लेने के लिए। उन आँखों पर जो पहले मुझे पूरा खुशी से भर देते थे। शायद उसने मेरी एक्सप्रेशन में शौक देख ली, जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया। उसका ब्लडी फेस धीरे धीरे सिंपैथिक गेज में बदल गया और वो ऊपर मेरी तरफ देखते हुए एक आखिरी वेट ब्लडी शाइन छोड़ता है और फिर धीमी सी आवाज़ में कहता है, सी यू सून। और बस सारा रूम सन्नाटे से भर गया। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, हो भी नहीं सकता था। उसे ये कैसे पता होता कि वो कितना स्पेशल है। पिछले जनरेशन तक प्रे रहने के बाद सेफ क्वाइटली टेबल्स उल्टा दी गई थी, ऐसे तरीके से जो हम दोनों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। यह ऐसा नहीं होना था। सब कुछ गलत लग रहा था। मैंने इस आदमी का गोल्डन एसेंस पी लिया। मुझे अभी रेडिएंट फील करना चाहिए था, ओवरफ्लोइंग, गॉड डैम इट। किसी वजह से मुझे याद नहीं कि मैंने कब उसे निगला, पर अभी भी उसकी प्योरिटी का टेस्ट मेरे होठ पर था और फिर भी मैं बस एम्प्टी फील कर रही थी। वो अभी भी यहीं था। उसका हर एक हिस्सा ये रूम में था, लेकिन वो खुद गायब था और उसके साथ दुनिया से सारी रंगत चली गई। किसी वक्त में उठ के मैं उसे बाथटब तक ले गई। मैंने कभी भी इतनी अजीब सी स्क्वीशी फीलिंग नहीं महसूस की थी जो एक कॉर्प्स के साथ होती है। पर मैं उसे ऐसे ही हाल में नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उसका खून धोया और फिर उसे ब्लैंकेट्स में लपेट कर बेड में रख दिया। मैं चाहती थी कि वो पीसफुल लगे, पर उसका वो चेहरा वापस नहीं ला पाई जो पहले था, जब वो मेरे चेस्ट पे सर रखकर सो जाता था। और अब वो बस एक डॉल लग रहा था, एक हस्क जिसे मैंने उसके कपड़ों में ड्रेस किया और बेडरूम में रख दिया। मैंने अपनी एंडलेस ज़िंदगी में दूसरी बार रोई जब मैं हमारा घर जलता हुआ देख रही थी। कितने ही मर्दों को मैं इस तरह से निगल चुकी हूँ, लेकिन इस हिस्से के लिए मैं कभी रुकी नहीं थी। कभी अलविदा कहने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं ठंडी हवा में खड़ी रही और देखती रही कैसे ह्यूमंस इस सब से निपट रहे थे, जब तक हमारा घर सिर्फ यादों और खून का एक भपकता हुआ ढेर बनकर रह गया। काफ़ी समय तक मैंने दोबारा फीड करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ख्याल ही मुझे बीमार सा महसूस करवाता था। लेकिन फिर भूख इतनी बेहद दर्दनाक हो गई कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। बस किसी और की वार्मथ को कंज्यूम करने की डेस्परेट नीड। आज वैलेंटाइंस डे है। मैं ऊपर ब्लफ्स से बीच पर एक कपल को एंगेज होते हुए देख रही हूँ। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है और मैं इमेजिन करती हूँ कि उसकी आंखों की खुशी और कैसे उसने वो खुशी उसमें भरी होगी। लेकिन जब मैं नीचे पहुँचती हूँ तो सीन बिल्कुल भी वैसा नहीं होता
जैसा मैंने सोचा था। वो प्रेग्नेंट है और उससे किसी और औरत के पसीने की बदबू आ रही है। ये वाली खुशी टेम्पररी होती है, एक झूठ जो वो उसे सुनाता है सिर्फ उसकी वार्मथ से फीड करने के लिए। शायद मैं उस वार्मथ का एक टेस्ट ले सकती हूँ अगर मैं उसकी मिजरी से आज़ाद कर दूँ। मैं उसे कंफर्ट दे सकती हूँ जब वो धीरे धीरे मुझ में डिसॉल्व हो जाए। उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं उस पर कितनी बड़ी मेहरबानी कर रही हूँ। मैंने उन दोनों की तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। मुझे पीछे से उसकी बाहों का एहसास हुआ और मैं फ्रीज़ हो गई। वो कपल अपनी ही दुनिया के बबल में खोए हुए मेरी तरफ देखे बिना अपना मोमेंट जीते रहे और मैं वहीं खड़ी रही एक स्टैचू की तरह, मिड स्ट्राइड पकड़े हुए। कई साल बीत चुके थे जब मैंने आखिरी बार यह हक महसूस किया था, पर मुझे तुरंत पता चल गया कि ये उसी का था। वार्म, कंफर्टिंग, कहीं भी और फिर भी हर जगह। हवा की बाहें, कुछ ना होने वाली बाहें, फिर भी वार्मथ और खुशी से भरी। वो मुझे लपेटे हुए थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे याद था। और साथ ही मुझे ये भी पता था कि मैं बिल्कुल फ्री थी। मैं आगे बढ़ सकती थी। मैं इस कपल पर फीड कर सकती थी। मैं उनकी टेम्पररी फ्लीटिंग वार्म महसूस कर सकती थी। लेकिन फिर मुझे इन बाहों को छोड़ना पड़ा। और ये बाहें एक बार छोड़ दी ना तो शायद फिर कभी वापस ना मिलती। मैं ठंडी फेब्रुअरी की हवा में वहीं खड़ी रही, वक्त में खोई हुई, जैसे एक याद हो जो कभी हुई ही नहीं। उसने मुझे घंटों तक पकड़ रखा और किसी ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कपल भी चला गया और लोग आते जाते रहे और लोग आते जाते रहे। सूरज डूबा, फिर दोबारा होगा। कितनी देर तक मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि जब सब खत्म हुआ तो मुझे भूख महसूस ही नहीं हो रही थी। ठंड लग रही थी लेकिन भूख नहीं। उसके बाद दुनिया में थोड़े से रंग वापस आने लगे। हर जगह नहीं, पहले जैसा भी नहीं, पर कभी कभी छोटी सी झलक दिख जाती थी। कुछ दिन बाद मैं उन्हीं रंगों के पीछे पीछे एक पार्क तक पहुंची और वहां बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। वो किसी तरीके से चमक रहे थे। बताना मुश्किल है कि मेरी आंखें एग्जैक्टली क्या देख रही थी, पर वो बस वार्म लग रहे थे। और मेरी पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैं बस ये चाहती थी कि वो वार्मथ वहीं बनी रहे, ताकि मैं उसे थोड़ी देर तक सिर्फ देख सकूं, महसूस कर सकूं, जब तक वो मौजूद है। एक बर्थडे, एक पिकनिक, एक गेम ऑफ टैग, कोर मेमोरीज। फिर कहीं से एक छोटी सी स्पार्कल नीचे गिरती है और मेरी पाम में रुक जाती है। वो वार्मथ से टिंगलिंग कर रही थी। मैंने अपने हाथों से उसे लपेट लिया और अपने अंदर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। बिना शब्दों के वो मुझे समझा रही थी और मैं समझ गई कि मुझे उठकर खड़ा होना है। फिर उसने मुझे बेसबॉल डगआउट के कॉर्नर के अराउंड खींच लिया और तब मैंने किसी की आंखों से आंखें मिलाई। एक आदमी, छोटा और सब गलत जगह पे बाल से भरा, जैसे टो में इनग्रोन नेल हो। उसने अपनी छोटी सी वार्मथ इतनी ज़ोर से अपनी फिस्ट में पकड़ी हुई थी कि उसके नकल्स सेफ हेड लग रहे थे। और जो मैंने उसकी आंखों में देखा वो था लेस देन नथिंग, एक वॉइड जो कभी नहीं भर सकता, जो वार्मथ मांगता है पर कभी नहीं देता। उसके चेहरे पर अभी भी एक अनहिंज्ड सी ग्रीन चिपकी हुई थी, जैसे उसे लग रहा हो उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तब तक जब तक मैं उसकी कलाई तोड़ नहीं दी। वो छोटी सी लड़की पूछती है, अंकल ठीक है क्या? मैंने गरम सा स्माइल दिया और प्यार से कहा, बस मुझे अपने अंकल का एक शॉट देना है, वो हॉस्पिटल से दूर नहीं रह सकते। और उसे वापस उसकी मॉम के पास भेज दिया। फिर मैं उस टो जैसे आदमी को घसीट कर उसकी बदसूरत सफ़ेद वैन तक ले गई, उसे पीछे फेंक दिया और अपने नंगे हाथों से इंजन चीर दिया। शायद मुझे उसे मार देना चाहिए था, पर मुझे पता था कि इससे मुझे वार्मथ नहीं मिलने वाली, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, जख्मी, फंसा हुआ और अपनी ही गंदी हालात में लिपटा हुआ। बस, और पहली बार मुझे लगा कि मैंने सही काम किया। उस रात मुझे उसका कडल महसूस हुआ, बहुत हल्का सा था, पर मुझे पूरी तरह पता था कि ये वही है, जैसे एक सपना हो किसी एहसास का, एक कडल का पहली बार। मैं अब उसकी यादों की तरह होनर करती हूँ कि मैं वो इंसान बनने की कोशिश करती हूँ जो वो मुझे देख पाया था।
वही इंसान जिसे वो देख रहा था, जिसमें उसकी आंखों में डूबते हुए सनसेट पर फोकस थी। हज़ारों साल की इवोल्यूशन के बाद आखिरकार एक इंसान ने सीख ही लिया वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है। बस अफसोस सिर्फ इतना ही है कि उसे ये सब सीखने के लिए मरना पड़ा।